असवर्ण क्या होता है, इस संबंधी कोई प्रश्न? ठीक है, तो हमने देखा था कि 14 स्वरों में से जिस वर्ण का असवर्ण निकालना हो उसको माइनस कर देते हैं। जैसे इवर्ण का असवर्ण, इवर्ण का असवर्ण निकालना हो तो 14 स्वर में से इवर्ण को माइनस कर दिया, है ना। इवर्ण में क्या आ गया, ई और ई, तो कितने 12 स्वर जो बचे वो इवर्ण के लिए असवर्ण हो गए। इसी प्रकार उवर्ण का असवर्ण, तो उवर्ण के असवर्ण के लिए उवर्ण को माइनस कर दो, और ऋवर्ण का असवर्ण तो ऋवर्ण को माइनस कर दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न था क्या? ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ठीक है। तो ये असवर्ण की जो परिभाषा है ये हमारे अग्रिम सूत्र में लाभकारी होगी। हमारा जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र हमारा आ रहा है, जय जिनेंद्र आवाज नहीं आ रही है। आवाज किसी को भी नहीं आ रही है क्या? आ रही है भैया जी, हमें तो आ रही है, आ रही है भैया। भैया एक बार आप रीजॉइन होके देख लीजिए, है ना, डिस्कनेक्ट होके एक बार ज्वाइन करके देख लीजिए। तो हम आते हैं सूत्र क्रमांक, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सूत्र क्रमांक 44। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अवर्ण का संयोग जो है वो अन्य स्वरों से हो रहा है। अब अवर्ण के लिए हमने सारे पॉसिबल केसेस, जितने भी संभावित केसेस थे, स्वर थे, उनके साथ उसका संयोग देख लिया। अब अवर्ण के बाद आता है इवर्ण इस तरफ, इवर्ण प्लस इवर्ण प्लस इवर्ण। इवर्ण कितने होते हैं? 2, ई और ई। तो इवर्ण में यदि इवर्ण मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समाना सवर्ण दीर्घी भवति, सूत्र क्रमांक 24 से, ठीक है। लेकिन 2 स्वर यहाँ हो गए, स्वर कितने होते? 14। तो इवर्ण के अलावा जो बाकी के स्वर हैं वो इवर्ण के लिए क्या कहलाएंगे? असवर्ण। कितने होंगे असवर्ण? 12। तो यहाँ हम देखें तो हमने इवर्ण के साथ इवर्ण देख लिया तो ई आया, और इवर्ण के साथ असवर्ण यानी 12 स्वर में से कोई सा भी स्वर इवर्ण को छोड़कर तो क्या होगा ये हमें देखना है। तो सूत्र क्रमांक 44 कह रहा है, हम सूत्र क्रमांक 44 में आते हैं। सूत्र क्रमांक 44 कहता है इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्यः। इवर्णो यम सवर्णे न च परोलोप्यः। 44वें नंबर का ये, हाँ ये सूत्र, इवर्णो यम सवर्णे न च परोलोप्यः। असवर्ण परे होने पे इवर्ण के स्थान पर, असवर्ण परे होने पर इवर्ण के स्थान पर यकार आदेश होता है, परंतु पर का लोप नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इवर्ण के बाद क्या हो? असवर्ण हो। इवर्ण के बाद असवर्ण हो मतलब 12 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो इवर्ण को छोड़ के, तो इवर्ण के स्थान पर यकार आदेश। एक बार इसकी परिभाषा थोड़ा स्लो स्लो लिखवा दीजिए अपनी भाषा में। हाँ, और असवर्ण जो है थोड़ा स्लो कर रहे हैं ना, एकदम वो लिख नहीं पाते फिर। अच्छा, ये परिभाषा असवर्ण की है कि असवर्ण क्या होगा? तो
तो देखो सवर्ण हम पहले पढ़ चुके हैं, अब सवर्ण के स्थान पे असवर्ण आ रहा है। तो असवर्ण क्या है, किसी भी वर्ण का असवर्ण निकालेंगे, जिस वर्ण का असवर्ण निकाला जा रहा है उसको 14 स्वरों में से माइनस कर दो। इवर्ण का असवर्ण निकालना है तो 14 स्वर में से ये तो इवर्ण को समझ आ घटाओ। गया, जी ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया। सूत्र क्रमांक 44 वाला बोल रही हूँ। सूत्र क्रमांक 44 है, इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्यः। ये सूत्र कह रहा है असवर्ण परे होने पे इवर्ण के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। क्या कह रहे हैं, इवर्ण है, इवर्ण के बाद क्या हो, असवर्ण हो। असवर्ण मतलब 12 स्वर में से कोई सा भी स्वर हो, इवर्ण को छोड़ के कोई सा भी स्वर्ण हो, तो क्या होगा, इवर्ण का होगा यकार। यकार मतलब या, क्या कह रहे हैं, यकार आदेश होता है और पर का लोप नहीं होता। पर का लोप नहीं होता अर्थात जो असवर्ण है उसका लोप नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, अवर्ण जब था, इसके पहले के जितने भी सूत्र हमने देखे उसमें बाद वाले का लोप हो रहा था, इसलिए यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है, अलग से कहा है कि बाद का लोप नहीं होगा। तो ये असवर्ण एज इट इज रहेगा, केवल इवर्ण के स्थान पे या होगा। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो यदि में क्या हो गया, यद धन ई, अपि में आ धन पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे यदि में अंत में ई है और उसके बाद आ है, तो ई के लिए आ क्या है, असवर्ण है ना। ई के लिए असवर्ण क्या हो जाएंगे, इवर्ण को छोड़ के शेष स्वर। तो ई के लिए, इवर्ण के लिए आ क्या है, असवर्ण है, होगा कि नहीं। ई के लिए आ असवर्ण है, इसमें किसी को कोई शंका है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आपने किया ई के स्थान पे या, किस सूत्र से, सूत्र क्रमांक 44 से। इवर्ण के बाद असवर्ण हो तो ई का या हो जाता है, तो ये क्या हो गया, यद धन या धन आ धन पी, तो अपी। तो अब क्या हो जाएगा, ये या जुड़ेगा इससे और दा आ जाएगा इसके साथ, तो यद्यपि, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यद्यपि। समझ में आया ये कि यदि धन अपि, क्लियर है ये, कोई प्रश्न इसमें किसी को। एक दो उदाहरण और लेते हैं। प्रति धन एक, प्रति में क्या है, प्रत धन ई है प्रति, और यहाँ पे क्या हो गया, एक। तो अब देखो इवर्ण के बाद असवर्ण आया है ना, तो इवर्ण का क्या हो गया, या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ये जो इसमें जो श्लोक में आया परे परो लोप्य, तो वो परे क्या है इसमें, वो जो जिसका लोप नहीं होगा। पर मतलब होता है जो बाद में लिखा जाता है उसको पर कहते हैं, जो आपके राइट जी। हैंड साइड में है, तो पर का लोप नहीं होगा। तो ये जो एक है ये एज इट इज है, इसका लोप नहीं हो रहा है ना। अच्छा, ठीक ठीक है जी वे। मति धन आदि, तो ये क्या हो गया, मत धन ई, मति हुआ,
और आदि। तो ई के बाद क्या है, इवर्ण के बाद आपका असवर्ण है, आ है। तो ई का क्या हो गया, या हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मत्यादि। समझ में आ रहे हैं? कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। अब इसी प्रकार सूत्र क्रमांक 45 रहेगा। सूत्र क्रमांक 45, 44, 45, 46 ये तीनों एक से हैं। 45 में क्या हो गया कि अभी देखो, अभी यहाँ क्या हो गया था कि आपने इवर्ण के साथ सारे स्वर देख लिए। क्या हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि भैया इवर्ण के साथ दो ही केस बन रहे हैं। इवर्ण में इवर्ण जोड़ोगे तो उत्तर आएगा दीर्घ ई, सूत्र क्रमांक 24 से। और असवर्ण जोड़ोगे, है ना, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा यहाँ या। इवर्ण का हो जाएगा या, और असवर्ण वैसे ही का वैसे ही, सूत्र क्रमांक 44 से। यहाँ आपके 2 स्वर हो गए और यहाँ 12 स्वर हो गए। तो इवर्ण को आपने पूरे 14 स्वरों के साथ देख लिया, है ना। अब इवर्ण के स्थान पे, इवर्ण के बाद क्या आएगा, उवर्ण आएगा। इवर्ण के सारे केसेस हो गए। अब आती है बात उवर्ण की। तो उवर्ण के भी 2 केस बनेंगे। उवर्ण को यदि उवर्ण से जोड़ रहे हो तो उवर्ण को उवर्ण से ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊ, दीर्घ ऊ, सूत्र क्रमांक 24 से। समाना सवर्ण दीर्घी भवति परश्चलोपम, कि समान सवर्ण मिलके दीर्घ होते हैं। और अगर असवर्ण अर्थात अन्य जो वर्ण हैं 12 स्वर वाले, उनसे यदि इसका मिलान होता है तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी उसको बता रहा है सूत्र क्रमांक 45। सूत्र क्रमांक 45 क्या कहता है, सूत्र क्रमांक 45 कह रहा है वमु वर्णः, वमु वर्णः, वमु वर्णः। यहाँ पर यदि असवर्ण परे हो, असवर्ण परे हो अर्थात असवर्ण अगर बाद में है किसके, उवर्ण के, तो उवर्ण के बाद में अगर असवर्ण है तो उवर्ण के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है, होता है, परंतु पर का लोप नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, बस फर्क क्या हो गया कि उवर्ण के स्थान पे वकार आदेश होगा अर्थात वा आएगा, और असवर्ण एज इट इज, जैसे वहाँ या आ रहा था वैसे यहाँ पर वा आ जाएगा। उवर्ण प्लस असवर्ण, तो उवर्ण के स्थान पे वकार अर्थात वा, और असवर्ण वैसा का ही वैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसका उदाहरण देखते हैं। वधु धन आगमन, वधु वधु धन आगमन। तो वधु धन आगमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वध धन ऊ धन आगमन। तो ऊ ये हो गया उवर्ण, और ऊ के बाद आ, तो आ क्या हो गया, उवर्ण के लिए असवर्ण, है ना, उवर्ण के लिए असवर्ण है।
तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वध धन वा धन आगमन। ये क्या हो गया, वध वागमन। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। सु धन आगतम। तो सु सा धन ऊ आगतम। आगतम ऊ वर्ण हो गया, उसके बाद असवर्ण हो गया आ, तो ऊ के स्थान पे क्या कर देंगे, वा धन आगतम, और यहाँ क्या है, सा। तो ये क्या हो जाएगा, स्वागतम। ठीक है, भैया जी इसमें व में आ तो है नहीं, तो आगतम कैसे ऐड हुआ उसके साथ? वा में हलंत है यहाँ, अर्थात जी। वा में कोई स्वर नहीं है। कोई स्वर नहीं है तो जी। कौन सा स्वर जुड़ेगा, अगला स्वर जुड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, तो अच्छा नहीं, ऐसे तो पढ़ा था आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, यहाँ तो कुछ नहीं था इसलिए समझ नहीं आया। देखिए व्यंजन लंगड़ा होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि व्यंजन किस पे आधारित होगा, हमेशा अगले जो स्वर है ना, जो भी उसका अगला स्वर आएगा उसके ऊपर चढ़ जाएगा, वो उस पे आधारित हो जाएगा। वो लंगड़ा होता है, वो किसी ना किसी को पकड़ेगा, जी है ना। तो उसको सहारा चाहिए, तो जो उसको अगला स्वर मिलेगा वो उसको, अब जैसे क्या है, सा था, सा भी आधा है, हलंत है, तो सा ने पकड़ा वा को, अब लेकिन वा भी आधा था, तो वा ने पकड़ा आ को, तो सा किसके ऊपर है, वा के ऊपर, वा किसके ऊपर है, आ के ऊपर। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, अब इसी प्रकार का बिल्कुल ऐसा ही सूत्र है, सूत्र क्रमांक 46। वैसे तो ये तीनों सूत्र एक साथ पढ़ाए जाते हैं, मतलब एक ही बार में, लेकिन इनको अलग अलग पढ़ा दिए। यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने देखा, तो अब देखो आपके उवर्ण के साथ आपको सारे केस मिल गए। उवर्ण के साथ यदि उवर्ण होगा तो दीर्घ उ, और अगर असवर्ण होगा उवर्ण के साथ तो सूत्र क्रमांक 45 से ये क्या हो जाएगा, वा धन असवर्ण। तो उवर्ण के साथ आपके 12 स्वर और 2 स्वर, 14 स्वरों का संबंध हो गया, है ना। उवर्ण के साथ सारे पॉसिबल केसेस आपको मिल गए। ठीक है, अब अवर्ण हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, इवर्ण हो गया, उवर्ण हो गया। अब इनके बाद क्या आता है, रिवर्ण। रिवर्ण आता है, तो रिवर्ण असवर्ण, असवर्ण 45 कैसे हुआ? असवर्ण 45 नहीं हुए, 45 नंबर का सूत्र लगा वहां। अच्छा अच्छा, 45वें नंबर का सूत्र लगा है। ठीक है, असवर्ण तो 12 है, ये लिखे ना 12।
46वें नंबर के सूत्र में अब यहाँ पे बात आ रही, रिवर्ण आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, रिवर्ण प्लस। रिवर्ण को हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि रिवर्ण से अगर जोड़ा जाता है, रिवर्ण को अगर रिवर्ण से ही जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे पुनः आपका सूत्र क्रमांक 24 लगेगा और उससे क्या आएगा, दीर्घ री। सूत्र क्रमांक 24 से, ठीक है। रिवर्ण कितने होते हैं, 2। अब रिवर्ण के अलावा अन्य जो वर्ण हैं, अन्य स्वर हैं, तो उनको क्या कहेंगे, असवर्ण। तो रिवर्ण जब अपने असवर्ण से जुड़ेगा तो इस स्थिति में क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसको बताने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, सूत्र क्रमांक 46, रमरी वर्णः। रमरी वर्णः, रमरी वर्णः सूत्र क्रमांक 46 है। ये क्या कह रहा है, असवर्ण परे होने पे, अर्थात बाद में असवर्ण होने पर, रिवर्ण के स्थान पर, अर्थात रिवर्ण के बाद यदि असवर्ण है तो रिवर्ण के स्थान पर रकार आदेश होता है। क्या आदेश होता है, रकार, अर्थात रा। बाकी वैसा का ही वैसा रहता है, पर का लोप नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिवर्ण के स्थान पे रकार होगा अर्थात रा होगा, और असवर्ण वैसा का ही वैसा रहेगा। अर्थात यहाँ पे 12 असवर्ण यदि जोड़ेंगे तो सूत्र क्रमांक 46 से रा प्लस असवर्ण आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिवर्ण प्लस असवर्ण अगर ऐसी स्थिति आएगी तो रिवर्ण के स्थान पे रा और असवर्ण वैसा का ही वैसा। ये सूत्र क्रमांक 46 कहता है। ठीक है भैया, इसको आकार भी बोल सकते हैं क्या? रिवर्ण के जगह पे आकार भी बोल सकते हैं क्या? आकार क्यों? आकार का मतलब तो आ हुआ। नहीं, सॉरी, रकार बोल रहा हूँ भैया, रकार। रकार तो रा हुआ, रिवर्ण तो री हुआ। री और दीर्घ री ये दोनों रिवर्ण हैं। रकार मतलब रा, ये स्वर है, और ये रा जो है ये व्यंजन है। अलग अलग है ना। री अच्छा, ऋषि वाला री तो है। जो आधा रा है इसको बोलो, इसको आधा रा तो रकार ही कहलाता है। आधा रा बोलो चाहे रकार बोलो, इसको ही रकार कहा जाता है। रकार बोलो। हाँ, वही तो। क्योंकि क्या होता है, आधे रा का आप उच्चारण नहीं कर सकते, व्यंजन को स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको रकार, वकार, यकार इस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो रकार का अर्थ ही है आधा रा। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा, पितृ पितृ, तो ये क्या हो गया, पित धनरी आज्ञा। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ देखिए ये रिकार है, रिकार के रिवर्ण है, रिवर्ण के बाद क्या हो गया, असवर्ण आ गया, आ गया। तो सूत्र क्रमांक 46 से क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हो गया रा,
ये आज्ञा रहा वैसे ही का वैसे ही, और ये पित्त। तो रा में हलंत है, रा स्वर के बिना है, तो रा क्या होगा, रा आपका जुड़ जाएगा किससे, आज्ञा से। तो ये क्या हो जाएगा, पित्त वैसे ही का वैसे ही, और ये राज्ञा। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बता दें कि आधा ता और रा जब मिलते हैं तो ये बनते हैं त्रा, त्रा त्रिशूल का जिसको आप कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। ये मेनली क्या बना था यहाँ पे, यहाँ ये बना था पित्र, अभी इसमें स्वर नहीं है, और आज्ञा, पितृधन आज्ञा हो गया, तो ये मिलके क्या हो गया, पित्राज्ञा। जो त्रा है, आपको जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें त्रा त्रिशूल का पढ़ा देते हैं, ज्ञानी का पढ़ा देते। ये अभी अभी आया, ये पहले नहीं था, ये अभी पिछले कई वर्षों से आ गया, त्रा त्रिशूल का, ज्ञानी का। तो ये त्रा त्रिशूल का तो छाछत्री का, तो ये तो संयुक्त अक्षर हैं, ये व्यंजन थोड़ी हैं, ये दो व्यंजनों के मेल से बने। ता और रा से त्रा बन गया, जा और या से या बन गया, का और शा से छा बन गया। तो ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, ये दो व्यंजनों से मिलके बने, ये संयुक्त है। भैया हाँ इसमें कंफ्यूजन था। हाँ आपने बताया था कि जो व्यंजन रहता है वो सामने वाले के साथ पकड़ लेता है। हाँ। तो यहाँ पे रा जो है ऑलरेडी आ को पकड़ लिया है। हाँ। जी, तो ये पित्राज्ञा हो गया, तो फिर ये त्रा कहाँ से आ जाएगा फिर? त्रा वही मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि जैसे आप लिखते हो विद्या, हाँ। तो ये लिखने का तरीका है, ये मूलतः क्या है, विद्या। ये कोई द्या कोई चीज नहीं है, ये अल्टीमेटली लिखने का तरीका है, दा और या को मिला के, ये नोटेशन मात्र है, उच्चारण दोनों का विद्या है। इसी प्रकार पित्राज्ञा चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही चीज है, लेकिन आपको लिखा हुआ ऐसे मिलेगा। यहाँ कोई संधि या कोई विच्छेद नहीं हुआ है, पित्राज्ञा ऐसे लिखो चाहे ऐसे। ता और रा को एक साथ लिखने का ये नोटेशन है। इसको इतना प्रचलन में हो गया कि इसको एक अलग से व्यंजन माना जाने लगा। ये एक नोटेशन मात्र है, लिखने का तरीका मात्र है, अंतर कुछ नहीं है दोनों में। चाहे आप ऐसे लिखो ऊपर जैसे पित्राज्ञा लिखो, चाहे पित्राज्ञा लिखो, त्रा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। त्रा तो क्या है, त्रा देखो, त्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, देखो ध्यान से देखना, प्रा कैसे बना, पा में आधा पा धन रा, तो हमने क्या किया, पा में रा की रेफ बनाई है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं, आपने दोनों तरह से देखा होगा, प्रकार वाला प्रा है ना। तो पा में अब क्या हुआ, अब ता में जब रा जोड़ा गया तो क्या होगा कि जो पूरा अक्षर रहता है वो नीचे रहता है, तो यहाँ पे क्या था, ये ता और इसमें ये रा जोड़ा गया, तो ये लिखा है ये। इसको फिर आपने धीरे से क्या किया, ऐसे कर दिया, ये आपने इसका रूप बदल दिया। ये था वास्तव में ये, समझ में आया, ता में रा की रेफ लगी हुई थी। तो अब आप क्या कहने लगे, अब आप इसको त्रा त्रिशूल का अलग से पढ़ने लगे, ठीक है, क्लियर है? जी भैया, जी भैया। हाँ, तो ये पित्राज्ञा हो गया। तो रिवर्ण के परे अगर असवर्ण होगा तो रिवर्ण के स्थान पर रा हो जाएगा और असवर्ण एज इट इज रहेगा। तो ये आपका सूत्र क्रमांक 46 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं। सूत्र क्रमांक 44, 45, 46 तीनों हो गए हैं।
भैया जी एक कंफ्यूजन आ गया यहाँ पे। आपने बोला जो पूरा होता है वो नीचे आता है, इसलिए र की रेफ लगी है, तो इसमें फिर र पूरा माना जाएगा ना? रा पूरा है ना, आपने ता आधा है। आपने, ता आपने आधा लिखा ना? त प्लस हाफ र इक्वल्स हाँ, टू तो त्रा। इसलिए तो फिर त्रा में भी वो लगा दिया हलंत। अच्छा, तो आधा होगा तो भी हम त्रा लिखेंगे और पूरा होगा तो भी हम त्रा लिखेंगे? हाँ, यदि आधा होगा तो आप उसमें हलंत लगा देंगे। ये हमने इसलिए लिखा है ऐसा कि ता धन मान लो री है, तो ये क्या हो जाएगा, त्री, त्री हो जाए। इस प्रकार। तो जो ये ग और श और ये सब लिखे हैं, इसमें तो हमारा जो पीछे वाला व्यंजन है जैसे या श, ये पूरे हैं। हाँ, इधर पे क्योंकि हमने इधर भी हलंत नहीं लगाया। यदि इधर हलंत लगा देंगे ज्ञा में तो या में भी लग जाएगा, छा में लगा देंगे तो शा में भी लग जाएगा। वो तो अल्टीमेटली किसी ना किसी स्वर पे वो आधारित हैं। ये जो है ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, और फिर वो किस स्वर पे, 14 स्वरों में से किसी पे भी आधारित हो सकता है। जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल है तो त्रिशूल में क्या है, ता धन री, तो ये क्या हो गया, त्री, ऐसे लिखा है त्रिशूल, है ना। अब हमने लगा गेय, गेय पदार्थ, तो यहाँ क्या हो गया, जा धन आपका ये, तो ये क्या हो गया, गे। तो वो किसी भी स्वर पे आधारित हो सकता है, जरूरी नहीं वो आ पे आधारित हो। सामान्य से उच्चारण की दृष्टि से हम आ लेते हैं। हाँ बताइए। अब आप बोल रहे हैं कि इसको ये संधि का नियम नहीं है, तो फिर कौन, मतलब क्या नियम बोलेंगे इसको? अगर ये हम बोल नियम रहे नहीं कि है, ये संधि नोटेशन है, लिखने के तरीके हैं। अच्छा, ये उनको लिखने तो का, हाँ, जैसे आपने पित्राज्ञा में बताया कि आधा ता और रा पूरा लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रचलन में त्रा आ गया है, तो वो भी सही है और ये भी सही है। पर वो पढ़ने में मुसीबत होती है, तो संयुक्त अक्षर बनाए। आपने शादी के कार्ड देखे? हाँ, ये क्या लिखा है? बिमला, मतलब सौभाग्य कांक्षी होता है, उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं शौ। तो आपने 100 देख के समझ लिया ना ये सौभाग्य कांक्षी है, हाँ, है ना। ऐसे ची देख के आप लिख समझ जाते ये चिरंजीवी है। हाँ, तो ये कैसे समझा आपने? ये नोटेशन है, लिखने के तरीके हैं, है ना। या फिर कहीं पे आप ऐसे लिख के फिर मोबाइल नंबर डाल देते हो, है ना, फ़ोन का चिन्ह बना के, और कहीं पे आप ऐसे लिख देते हो मोबाइल, है ना। तो ये नोटेशन है, ये मतलब केवल एक संकेत मात्र है, लिखने का तरीका है। यहाँ कोई संधि नहीं हुई है, कोई नियम नहीं लगा है, कुछ नहीं। क्या है कि इनको लिखने का एक तरीका बना लिया गया। तो लिखने का तरीका वो धीरे धीरे होके क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, ये क्या लिखा है, ये भ्रू लिखा है। हाँ, कोई बताएगा ये क्या लिखा है? हाँ, झा। हाँ, ये झा झंडे का लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले हिंदुस्तानी, कमल हासन की। उस पिक्चर में क्या होता है कि जो कमल हासन रहता है वो कई सारे लोगों का कत्ल करता है। तो पुलिस जो रहती है वो उसकी चिट्ठी देखती है, वो कातिल एक चिट्ठी छोड़ के जाता है, तो चिट्ठी में जो झा लिखा रहता है वो इस तरह से लिखा रहता है। तो वो ये समझ जाती कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत पुराना है, क्योंकि इसका प्रचलन समाप्त हो चुका है झा का। अब झा ऐसे ही लिखा जाता है। तो झा में कोई नियम नहीं लग गया, उसको लिखने का तरीका बदल गया। आपने पुराने ग्रंथों में पुराने लोगों के माध्यम से देखा होगा, मेरे से तो लिखते भी नहीं बनता, कुछ लोग इस तरह से लिखते थे, है ना, ऐसा, या पता नहीं कैसा लिखते थे, मेरे को भी याद नहीं है। इस तरह से कुछ लिखा जाता था, पुरानी पुस्तकों में भी लिखा जाता है, और मतलब हम भी लिखते थे, है ना। तो अब ये ऐसा कब हो गया?
अब आप लिखना चाहो तो आपको टाइपराइटर में, कीबोर्ड में कहीं ये मिलेगा ही नहीं। तो ये किसी नियम से नहीं हुआ, ये हमारे लिखने के जो संकेत हैं वो बदल गए, और कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे ही ये त्रा है, ज्ञा है, छा है, इनके संकेत बदल गए, धीरे धीरे समय के साथ बदल गए, तो अब इस तरह से लिखे जाते हैं। भैया जी, जो ओम के भी ऐसे 3 मिलते हैं, ना की तरह से लिखते हैं, ऊ की तरह लिखते हैं, ओ की तरह लिखते हैं ओम को। कि जो भाषा है, भाषा का नोटेशन जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कई चीज़ें अलग अलग हैं। तो कुछ चीज़ें वहाँ के हिसाब से मिलती है, कुछ यहाँ के हिसाब से मिलती हैं। इसी प्रकार क्या होता है, गुजराती में कुछ अलग है। तो क्या होता है कि कई बार हम ये सोच लेते कि ये प्राचीन है, ये नया है। आप उत्तर भारत के अधिकतर ग्रंथ देखोगे तो वहाँ ओम अलग तरीके से लिखा है, और दक्षिण भारत के देखोगे तो वहाँ ओम अलग तरीके से लिखा है। तो एक में ना से लिखा है और एक में ऊ से लिखा है, कुछ ऐसा है। एग्जैक्ट जानकारी तो मेरे पास अभी पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि ये दोनों तरीके से थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। तो मतलब फिर वो चीज़, जो चीज़ प्रचलन में आ जाती है वो फिर आ जाती है, ऐसा होता है। जैसे उमा स्वामी महाराज आते हैं दिगंबर आमनाय में। श्वेतांबर पंथ जो है, श्वेतांबर पंथ मूल रूप से देखा जाए तो दक्षिण गुजरात प्रांत में अधिक प्रचलन में है। तो गुजराती में कुछ शब्द अलग तरीके से लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर जो माँ कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, तो उनका माँ, उनका ता और हिंदी का माँ ये थोड़ा मिलता जुलता है। वो ता कैसे लिखते मुझे याद नहीं है। तो वो उमा स्वामी नहीं बोलते, वो उमा स्वाति बोलते हैं। उनका कहना है कि उमा स्वाति मूलाचार्य हैं, और दिगंबरों का कहना उमा स्वामी मूलाचार्य हैं। तो ये क्या है कि शब्दों के लिखने की पद्धति है, अलग अलग है। फिर जैसे जैसे आगे काल निकलता है तो फिर हम उसी को रूढ़ी मान लेते हैं, और फिर अलग अलग मत मतांतर इसी पे आधारित हो जाते हैं। आज जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में, वो किस आधार पे चल रही हैं कि या तो कुछ शब्दों की सही से संधि या एक से अधिक अर्थ उपलब्ध हैं, या फिर उनको लिखने के नोटेशन जो है वो कुछ तरह से चेंज हैं। और आश्चर्य की बात है, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मूल धर्म होता है, जो हमारी आत्मा से संबंधित होता है, जो हमारे कहना चाहिए कि एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग, जो ये चीज़ें होती हैं, अपनी आत्मा का उत्थान, उसका इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं होता है ना। कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, क्या उसकी आत्मा का उत्थान नहीं होता, जिसको शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, और आप शब्दों में उलझे हुए हो। तो मतलब कई बार सोच के आश्चर्य होता है कि हमने विद्वत्ता हासिल की, किस लिए हासिल की? हमने इसलिए थोड़ी हासिल की कि हम फिर यही कहते रहे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। क्या सही क्या गलत वो तो एक अलग ही विषय है। हर सही को गलत कहने वाला कोई है, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो एक तरफ रह गया और हम उलझ गए बातों में। तो इसीलिए मतलब ये जो नोटेशंस हैं, लिखने की पद्धतियाँ हैं, ये समय के साथ, क्षेत्र के साथ बदलती रहती हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में अलग अलग तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य बस ये होना चाहिए कि हमें सार ग्रहण करना है, और पूरा सार क्या है? अपना इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बस। उसके अलावा बाकी सब तो अलग चीज़ है। तो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें अपन, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, समय हो गया है। एक हाँ बोलिए। ये मुझे पता चला है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उसका लाभ हम लोग को कब मिलेगा? मोटिवेशनल स्पीकर अरे भैया कुछ नहीं है भैया, हमें मोटिवेट हो जाए वो बड़ी बात है ना। उसका भी बीच में कभी कभी एक आध क्लास लीजिएगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं, आपको गलत जानकारी मिल गई होगी। तो हैं क्या कह रहे हैं आप? जानकारी सही मिली है भैया, सही मिली है, सही जानकारी मिली है जी। देखते हैं अपन बाद में। चाहते हैं कि अब आप तो जुड़े हैं तो उस चीज का भी ज्ञान हम लोग को मिले, तो हम लोग भी अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब उसको देखते हैं अभी कभी।
एक चीज मैं और कह रहा था कि हम लोग जैसे प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग क्या है कि अभी हम लोग पढ़ने का और लिखने का इन दो चीज़ों का तो अभ्यास कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बोलने का धीरे धीरे अभ्यास करें। तो कुछ छोटे छोटे से वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम जैसे ये प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न करता है तो वो पहले एक बार अपना परिचय दे, जैसे मम नाम अंकिता। जिसका आकार से नाम है वो विसर्ग लगाएगा। महिला है, आकार से नाम है, मम नाम लता। तो वो क्या है, पहले अपना परिचय दे, मम नाम अंकिता, फिर अपना प्रश्न करे, मम नाम लता, यदि इस प्रकार से हैं, है ना। और बाकी जो हमने पढ़े हुए हैं, जैसे अलग अलग शब्दों के रूप पढ़े हैं हमने, है ना। तो जिसका जैसा नाम है, जैसे जिसका इकारांत से नाम है ना, इकारांत से नाम है, अगर स्त्री है, जैसे मान लो किसी का नाम शुचि है, किसी का नाम शशि है ना, तो वो क्या करेंगे, वो इकारांत शब्दों के जिस प्रकार से रूप चलते हैं तो उस प्रकार से अपना नाम बोलेंगे। तो जैसे मति के रूप क्या हैं, तो मति के रूप है मति ही। तो जैसे किसी का नाम शुचि है तो मम नाम शुचि ही। तो आप अपने नाम के अंत का देख लें, आपका नाम काय से है तो आप अपने नाम का उच्चारण, यदि पुरुष है रवि तो वो बोलेगा रवि ही, है ना। यदि किसी का नाम ऊ से है, पुरुष है, जैसे गुरु है किसी का नाम तो गुरु हो। तो इस प्रकार आपको अपना नाम पहले लेना है, मम नाम, है ना, मम नाम अंकिता, फिर मम नाम रवि ही, मम नाम शुचि ही, मम नाम लता, लता में विसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से पहले अपना नाम लेना है और नाम लेने के बाद आपको प्रश्न करना है या कुछ भी बोलना है, जो भी आपको बोलना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप, थोड़े थोड़े दिनों में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। समझ में आया आप लोग को मैं क्या कह रहा हूँ? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? भैया जी मम नाम अरविंद है ना। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पिछली से पिछली क्लास का अभी प्लस इष्टम था तो अभीष्ट आया उत्तर में, वो मैंने बताया था उसमें कि वो माँ और विसर्ग मैंने लगाए नहीं है जल्दी में, तो वो माँ और विसर्ग एज इट इज रहेंगे। ठीक है जी, आगे समझ आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।